तो आज क्या देखने का है भैया? पर्सन। वैसे पर्सन कॉन्सेप्ट अभी तक हमने लीगल थ्योरीज, नेचुरल लॉ थ्योरी, इंपेरेटिव थ्योरी, थ्योरी ऑफ जस्टिस एक्सेट्रा देख ले। आज हम देख लेते हैं सर कॉन्सेप्ट में ये जिसको हम पर्सन बोलते हैं। पर्सन, पर्सन से क्या मुराद है? अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जुरिस्प्रूडेंस और इन इंट्रोडक्शन टू लॉ। हम लोग हर रोज़ बात करते हैं ना पर्सन। अभी पर्सन से क्या मुराद है? मोटा पर्सन, छोटा पर्सन, बड़ा पर्सन, हाँ, दरमियाना पर्सन, काला पर्सन, हाँ, अच्छा पर्सन, बुरा पर्सन, हाँ, आदमी, हाँ, वो वाला फला डिंगना, एंड पे कुछ और भी। तो पर्सन से क्या मुराद है? लीगली पर्सन से क्या मुराद है? राइट एंड ऑब्लिगेशन। लॉ में हम जब पर्सन की बात करते हैं हम राइट एंड ऑब्लिगेशन को तोल रहे होते हैं। जिसके राइट एंड ऑब्लिगेशन हो तो हम बोलते हैं ये पर्सन है। ह्यूमन, सारे हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन में भी कैटेगरीज बना दी गई है। कुछ को पर्सन बोल दिया गया, कुछ को बोला ये पर्सन नहीं है। ठीक है, तो आज हम पर्सन को देखेंगे कि पर्सन से मुराद क्या है सर। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है ना। पर्सन की एथेमोलॉजी समझेंगे तो हमें आसान हो जाएगी बात कि जिसको आज हम पर्सन बोलते हैं, पर्सन से मुराद क्या है। यस, पर्सन की एटैमोलॉजी क्या है? कहाँ से आया है ये वर्ड? ये वर्ड आया है परसोना से, लैटिन टर्म परसोना। आज भी हम कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, परसोना ग्रेटा एंड परसोना नॉन ग्रेटा, राइट। तो परसोना का मतलब बेसिकली क्या है? अगर हम इसका मतलब निकालें, मास्क कह सकते हो, मास्क, मास्क, ठीक है, यानी कि मास्क। आजकल तो वैसे हर बंदे ने बहुत सारे मास्क पहने हुए ना, कभी एक लगाता है, कभी दूसरा लगाता है। ओरिजिनल पर्सनालिटी पता नहीं कब नज़र आएगी। हैं बहुत सारे पर्सोना हैं, बहुत सारे मास्क हैं। लेकिन इसकी हिस्ट्री में चले जाएं तो ईथन में, यानी कि जो लातीनी लोग थे वो थिएटर, ये थिएटर का कॉन्सेप्ट, थिएटर का कॉन्सेप्ट ये लैटिन से लातीनियों ने कॉन्सेप्ट, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए वो थिएटर शो करते थे। उस थिएटर शो में जो आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो एक्टर हुआ करते थे, वो एक ख़ास मास्क पहनते थे खुद को कवर करने के लिए। लोग आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि मास्क किसने पहना हुआ है, बंदे का नहीं पता चलता था। मास्क के नंबर होते थे, वो प्रेज होता था, वो आई मीन टू से लोग उसको पसंद करते थे या नापसंद करते थे। उस मास्क को, उस कैरेक्टर को उस मास्क की वजह से पहचानते थे। जैसे कि इंडिया की एक मूवी है, वो ऋतिक रोशन कुछ ऐसा पहना होता है उसने, हाँ, वो क्या है, एक तरह का एक मास्क पहना हुआ है। या जो स्पाइडरमैन है, या इस तरह के जो मास्क पहने हुए थे, अंदर कौन है ना बड़ी नो, वो तो बाद में पता चलता है कि कौन है। तो वो लोग भी इसी तरह मास्क पहनते थे, और फिर मास्क जो है उससे लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम क्रिकेट की मिसाल ले लें, शाहिद अफरीदी के दौर में आजकल कौन है अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर, जो भी है अपने दौर का, वो जब जाता है तो वो कहते हैं यार ये अभी कुछ ना कुछ करेगा, है ना। क्यों भाई? एक्सपेक्टेशन है, पहले अच्छा खेला है, सही है। और ये जो आर्टिस्ट होते थे वो मास्क जब कुछ रोल प्ले करता था ना, तो वो सामने आता था, लोग बोलते थे हाँ ये अच्छा प्ले करेगा क्योंकि ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है। उसके बिहाइंड पे क्या था नहीं बड़ी दो। इसका मतलब है ग्रेजुअली उस मास्क के ऊपर क्या आना शुरू हो गई? ऑब्लिगेशन आना शुरू हो गई। यू हैव टू परफॉर्म वेल, सही। तो फिर जब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, अच्छा परफॉर्म करना है, तो फिर मुझे कुछ आप लोगों ने रिवॉर्ड भी देना है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स इस्टेब्लिश्ड, सही है। तो ये वो मास्क जिसके लेटर ऑन क्या इस्टेब्लिश हो गए सर? सर्टन राइट्स एंड सर्टन ऑब्लिगेशन, यानी कि सर्टन ड्यूटीज। अच्छा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये जो वर्ड राइट्स है एंड द वर्ड ऑब्लिगेशन, या जो ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन, ये कॉन्टेक्स्ट में मानी मुख्तलिफ दे देता है फिर, सही है। इस वक्त हम इसको एक ही समझ लेते हैं, ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन, राइट। अदरवाइज जुरिस्प्रूडेंस पे जब हम इन डिटेल जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि जो ऑब्लिगेशन है वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और ड्यूटीज़ किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। कुछ मॉरल चीज़ें को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ पॉजिटिव लॉ को अट्रैक्ट कर रहा है, सही है। तो उस मास्क के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ गए। अच्छा, तो दैट्स वाई
हर उस चीज़ को पर्सन माना गया कि जिसके लॉ में क्या हो, राइट एंड ड्यूटीज़ हो, राइट एंड ऑब्लिगेशन हो। तो अब अगर हम ज़रा आसान अल्फाज में बात करें कि पर्सन के डिफिनीशन क्या हो जाएगी। कुछ चीज़ों को हम एस्केप कर रहे हैं। क्यों एस्केप कर रहे हैं? क्योंकि वो फिर जूरिस्प्रूडेंस में चले जाएंगे और इस स्टेज के ऊपर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। जितना हम इस स्टेज के ऊपर एब्जॉर्व कर सकते हैं उस तक जाएंगे, सही है। ये जो वर्ड पर्सन है, जैसे कि जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ की कोई एक डिफिनीशन पॉसिबल नहीं है। हर जूरिस्ट ने अपना डिफिनीशन दिया हुआ है। सलमान कुछ बोल रहा था कि व्हाट इज़ लॉ, इट इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, है ना, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय स्टेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जॉन ऑस्टिन क्या बोल रहा था, इट इज़ द कमांड, इट्स द कमांड ऑफ सॉवरेन बेक बाय सैंक्शन। तो मतलब डिफिनीशन मुख्तलिफ थी। ये कॉन्सेप्ट को भी जूरिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया है। सलमान कुछ बोलेगा, ऑस्टिन कुछ बोलेगा, एक्सेट्रा, मुख्तलिफ डिफिनीशन है। हम इस वक्त जो सिंपल डिफिनीशन है सलमान की वो ले लेते हैं। वो कहता है हर वो एंटिटी जिसको लॉ में राइट्स और ऑब्लिगेशन अट्रीब्यूट किए जा सकें वो पर्सन है। आल दो ऑस्टिन सिर्फ नेचुरल पर्सन की बात करता है। इस तरह मुख्तलिफ डिफिनीशन है जो कि जूरिस्प्रूडेंस में हम डिटेल में आप लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हम सिंपल बात कर लें इंट्रोडक्शन टू लॉ की हद तक कि पर्सन से मुराद क्या, द एंटिटी टू विच राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मे बी एट्रीब्यूटेड इन लॉ। हर वो चीज़, ठीक है, चाहे वो द एंटिटी जिसको क्या किया जा सके, टू विच, इन दोनों में से, टू विच राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, है ना, मे बी एट्रीब्यूटेड इन लॉ। मतलब क्या हुआ, या मे बी असाइन, राइट, कानूनी तौर पर किसी भी चीज को, राइट, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई शय भी हो सकती है, सही है, उसको राइट्स एंड ड्यूटीज एट्रीब्यूट की जा सके तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये पर्सन है। दो लफ्ज इस्तेमाल हुए सर, यानी कि नंबर 1 राइट और नंबर 2 वर्ड क्या यूज हुआ, दैट इज ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन, वट एवर, सही है। इस स्टेज के ऊपर हम एक ले रहे हैं, मतलब ऑब्लिगेशन ड्यूटी को हम एक सेंस में ले रहे हैं, जो कि ठीक बात है नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ओके सर, राइट से क्या मुराद है सर? सर कोई पूछे कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, व्हाट डज मीन बाय द वर्ड राइट, तो क्या जवाब मिलेगा? राइट इज द इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। वो मफाद मेरा आपका जो कानून ने तस्लीम किया है और उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो मैं क्या लिखूं? द इंटरेस्ट, राइट, द इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? जो रिकॉग्नाइज हुआ है एंड उसकी हिफाजत है, प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? मफाद को बोलेंगे ये हमारा हक है, सही सर। एंड ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है? ड्यूटी से क्या मुराद है? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जिसको मैं ना करूं तो मेरे खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, या जिसको मैं ना करूं तो किसी का राइट इन्फ्रिंज होगा। एनीथिंग द फेलियर ऑफ विच अमाउंट टू ब्रीच ऑफ समवन राइट, यानी कि अगर मैं अपनी ड्यूटी ना करूं तो किसका राइट इन्फ्रिंज होगा? आप लोगों का। इसका मतलब है ये जो आप लोगों का राइट है ना, ये मेरी ड्यूटी है। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? तो ऑब्लिगेशन की ड्यूटी से क्या मुराद हुआ? द फेलियर ऑफ विच अमाउंट टू ब्रीच ऑफ समवन राइट। एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक्शन, राइट, एक ऐसा कंडक्ट कि जिसको मैं ना करूं तो क्या होगा? द फेलियर ऑफ विच अमाउंट टू, यहां पे अमाउंट पैसा वाला नहीं है, अमाउंट टू क्या? हाँ भाई, ब्रीच ऑफ समवन, बोलो भाई, समवन राइट।
इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट एंड ऑब्लिगेशन एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैं अगर राइट क्लेम कर रहा हूं तो ड्यूटीज भी मुझे परफॉर्म करनी है। देयर इज नो राइट विदाउट ड्यूटी। ठीक बात है? ड्यूटीज एंड देन राइट। ये नहीं कि जो पुलिस वाला है उसकी क्या ड्यूटी है? प्रोटेक्शन करना। मेरा क्या राइट है? उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर लो तो टू बी प्रोटेक्टेड। अगर कोई मुझे मार रहा है या कोई चोरी कर रहा है तो मेरा राइट है कि कोई मुझे प्रोटेक्शन दे। किसकी ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है। अब अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, वो देख रहा है, एंजॉय कर रहा है कि चलो ठीक है ये उसकी ड्यूटी है, वो नहीं कर रहा, तो किस पे फर्क पड़ रहा है? मुझ पे फर्क पड़, आप पे फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मेरा राइट वायलेट हो रहा है। तो हर वो चीज जिसके ना करने से दूसरे बंदे का जो राइट है वो इन्फ्रिंज हो रहा है, तो समझो कि वो पहले वाले की क्या है? ड्यूटी है। अगर हम शार्ट अल्फाज में बात करें, आसान अल्फाज में, तो जो मेरे एक शख्स के राइट दूसरे के ड्यूटीज हो सकती हैं। मेरे राइट्स आपकी ड्यूटीज, आपके राइट्स मेरे ड्यूटीज। अगर हम इसको स्टेट से कंपेयर करें तो कुछ राइट स्टेट के हैं, वो हमारे राइट्स हैं, वो हमारी ड्यूटीज हैं। और जो स्टेट के राइट्स हैं वो हमारे ड्यूटीज, और जो स्टेट के ड्यूटीज हैं वो हमारे राइट्स हैं, वाइस वर्सा है। सही बात है सर? अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि राइट इन ड्यूटी से या ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है। इसी के बेस पे किसी भी चीज़ को अगर लॉ कह दे कि इसके आज के बाद राइट्स भी होंगे, ऑब्लिगेशन भी होंगे, तो वो पर्सन कहलाएगा। सही है? अगर हम पर्सन के डिफिनीशन पे के बाद इसके टाइपोलॉजी में चले जाएं, टाइपो के साथ लॉजी। टाइपोलॉजी कितने किस्म का भाई? दो। वो बोले तो कौन से? हाँ भाई, एक को हम बोलेंगे क्या? नेचुरल पर्सन। सही है? नेचुरल पर्सन, जो कि एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। दूसरे को क्या बोलेंगे? लीगल पर्सन। ओके, ये बात तो सही हो गई। अब जरा व्हाट डज मीन बाय दिस नेचुरल पर्सन? नेचुरल पर्सन से क्या मुराद है? ह्यूमन, लिविंग ब्रीथिंग क्रिएटर, अदर देन एनिमल। सही है? हर वो जानदार चीज जो कि जानवर नहीं है, हशरात नहीं है, मतलब बनीनो इंसान है। ठीक है? इंसान है, मैन है, पर्सन है, आदमी है, वो नहीं है। ठीक है? सही है? तो वो जो पर्सन है, वो जो आदमी है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज बेसिकली नेचुरल पर्सन, मतलब लिविंग ब्रीथिंग पर्सन, कि जिसको नेचर ने क्रिएट किया हुआ है और वो सांस ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सर जी नेचुरल पर्सन। सही है? चाहे वो किसी भी जेंडर की हो, वो मेल हो, फीमेल हो, शी मेल हो, व्हाटएवर ट्रांसजेंडर हो, वो पर्सन के ज़मरे में आएगा। सही सर? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बाद में हम इसको रिलेट करेंगे, लीगल पर्सनैलिटी। लेकिन जब हम लीगल पर्सनैलिटी की बात करेंगे ना, लीगल पर्सनैलिटी, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रखा गया, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हो, जो प्रॉपर्टी रख सकता हो। इसका मतलब फिर माइनर के पास वो पर्सनैलिटी नहीं होगी, पागल के पास वो पर्सनैलिटी नहीं होगी। पर्सन तो होगा किसी हद तक, हाँ, लीगल पर्सनैलिटी नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ जाएगा, बात करेंगे उसके ऊपर। सही सर? लीगल पर्सन से मुराद, नेचुरल पर्सन की बात समझ आ गई सर? नेचुरल पर्सन यानी कि ऑल दी ह्यूमन बीइंग्स आर व्हाट? नेचुरल पर्सन। ऑल ह्यूमन बीइंग, एक्सेप्शन जहां जहां आएगी फिर बात करेंगे। ऑल ह्यूमन बीइंग आर व्हाट? नेचुरल पर्सन। इसका मतलब है हर नेचुरल पर्सन के क्या होंगे? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगी। सही सर? फिर वक्त के साथ एक और कॉन्सेप्ट निकाला गया जिसको क्या बोलेंगे? लीगल पर्सन। पहले तो ये समझ लें कि ये जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन सर, नेचुरल पर्सन को हम कह सकते हैं दैट इज पर्सन एंड फैक्ट। हकीकत में भी ये पर्सन है सर, और पर्सन इन लॉ भी है। कुछ बात पिक कर रहे हो? सर क्लास हो रहा है कि नहीं? ये नहीं कि जो हम लोग हैं ना, हकीकत में भी पर्सन है और कानून भी हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई आप पर्सन हो, दोनों में।
लेकिन जब हम लीगल पर्सन की बात करेंगे, लीगल पर्सन, इसका मतलब है ये कोई पर्सन है नहीं, इसको सिर्फ माना गया है। ही इज नॉट अ पर्सन इन फैक्ट बट पर्सन इन लॉ, राइट। तो वो क्या चीज होगी सर जी? लीगल पर्सन वो है कि दैट इज रिकॉग्नाइज द एंटिटी रिकॉग्नाइज बाय लॉ या इन लॉ इज ए पर्सन। इन फैक्ट पर्सन नहीं है। लॉ ने क्या किया है? सिर्फ तस्लीम किया है। इसका मतलब ये वाला तो जो हम लोग हैं दोनों इन लॉ भी हैं और इन फैक्ट भी हैं, और ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन इन लॉ है। हकीकत में पर्सन से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको माना है, रिकॉग्नाइज किया है। और अगर हम इसकी बात करें ना, लीगल पर्सन, इट इज बेस्ड ऑन लीगल फैक्शन। लीगल फैक्शन का मतलब क्या हुआ? हम लोग लिटरेचर से तो वाकिफ है, लिटरेचर तो हम लोग पढ़ते हैं ना सर, बहुत पढ़ते हैं सर, टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। वो भी हम वो जो सवाल जवाब, हाँ हम लोग अपनी बात करें, आप लोग तो पढ़ते होंगे ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है फैक्शन, कभी लाइब्रेरी पे जाते हैं ना तो वहाँ पर लिखा होगा ये रेफरेंस बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, ये फैक्शन है। फैक्शन का मतलब फर्जी, किससे कहानी, नावल जिसको हम बोलते हैं आसान अल्फाज में, जो कि ख्याली हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, तस्वुराती बातें हैं उसमें, उसको फैक्शन बोलते हैं। यानी कि एक चीज़ है नहीं, वो राइटर, वो जो ऑथर है, वो हमें उसको पर्सोनिफाई कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है कि भाई ऐसे ऐसे होता है। सिनारियो बेस चीज़ें होती हैं, एक्चुअली से कोई ताल्लुक नहीं होता। लॉ में जब इस तरह फिक्शियस चीज़ों को लाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीगल फैक्शन। यानी कि एक चीज़ है नहीं, लॉ बोल रहा है तो मानो कि ये है, किस चीज़ पे बेस कर रहा है? वही फैक्शन पे बात कर रहा है। तो ये जो लीगल पर्सन है ना, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? लीगल फैक्शन। एनी फैक्ट और असर्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ ट्रू फॉर एनी पर्पस और फॉर अ लीगल पर्पस। जब कानून कहे कि ये जो फ्रेज है ना, इसको तुम सही मानो, इसकी हकीकत से तुम आई मीन टू से वो सही है या सही नहीं है, लेकिन ये सही है, कानून ये बोल रहा है। जैसे कि हम पीपीसी में जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की बात करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं अगर कोई सिटीज़न या कोई पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान किसी और टेरिटरी के ऊपर मुल्क से बाहर कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो क्या समझा जाएगा कि वो उसने पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर ऑफेंस किया। भाई इधर तो नहीं किया है, कहीं और किया है, माना जा रहा है कि भाई यहाँ पर, तो इसका मतलब लीगल फैक्शन है। कानून बोल रहा है मानो इसको, बस मान रहे हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन लीगल फैक्शन। अ फैक्ट असर्शन, अ फैक्ट और असर्शन दैट इज एक्सेप्टेड इज ट्रू फॉर अ लीगल पर्पस, वी कॉल दैट लीगल फैक्शन। सही है। इस थ्योरी के बेस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ एंटिटी को माना गया कि ये भी पर्सन है, मतलब इसकी भी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन को इसकी मजीद कौन कौन सी कैटेगरी होगी? नेचुरल पर्सन में कौन कौन से लोग आ रहे हैं सर? हाँ सर, सारे लोग आ गए। मतलब मुकम्मल हिस्ट्री, मुकम्मल जर्नी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कहाँ से स्टार्ट होता है? फ्रॉम द वॉम ऑफ ए मदर टिल ग्रेवयार्ड। ये जो पूरा सफ़र है ना, ये ह्यूमन की मतलब क्या है, इसकी पूरी जर्नी है, पूरी लाइफ है। तो कहाँ से स्टार्ट कर लें भाई साहब? अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड क्या है भैया? अनबॉर्न चाइल्ड हाँ सर, अनबॉर्न चाइल्ड पर्सन है या पर्सन नहीं है? नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है भाई? अच्छा, ऑब्लिगेशन नहीं है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, पर्सन
एक कंप्लीट पर्सन, सही, जिसको पर्सन बोलते हैं। एक को हम कहते हैं इनकम्प्लीट पर्सन, जिसके सिर्फ राइट्स हैं, ड्यूटीज नहीं है। का मतलब ये है कि बच्चे को क्या हम मार सकते हैं? नहीं मार सकते, उनके राइट्स हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकता, ठीक है, वो ओब्लिगेशन तो नहीं निपटा सकता, लेकिन राइट्स रखता है। कानून में उसकी क्या है? राइट्स है, सही है। तो अनबॉर्न चाइल्ड इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में भी और अंग्रेज भी, यानी कि मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस दोनों मानते हैं कि ये राइट रखता है, सिर्फ और सिर्फ राइट्स हैं इसके सिर्फ और सिर्फ राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन नहीं है। इसकी मिसाल बड़े बड़े राइट कौन कौन से हैं? अनबॉर्न चाइल्ड के राइट टू बी बॉर्न, उसका राइट है। अबॉर्शन को क्या किया है? अबॉर्शन को मना किया गया है एक स्टेज के बाद। राइट किसको दिया है बेसिकली? ये एक अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न बेबी का राइट है कि उसको वो पैदा हो। दूसरा राइट कौन सा? सर उसका नेम रखना उसका राइट है, अनबॉर्न है। अगर इस्लामिक कल्चर में देखा जाए तो उसको लेजिटिमेसी। पहला राइट जो आप लोगों ने बोला वो बिल्कुल सही। कौन सा राइट था? राइट टू बी बॉर्न, उसका राइट है। सेकंड, क्योंकि अबॉर्शन को मना किया गया है, तो अबॉर्शन को मना करने से उस अनबॉर्न बेबी का राइट क्रिएट हो रहा है। सेकंड क्या? वो इनहेरेंट कर सकता है प्रॉपर्टी, राइट टू बी इनहेरिट। उसको जो इनहेरिटेंस है ना बाप की प्रॉपर्टी में, इवन उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। अनबॉर्न बेबी बशर्ते कि जिंदा पैदा हो, विल बनाया जा सकता है उसके लिए, गिफ्ट दिया जा सकता है। इस्लाम कहता है अनबॉर्न बेबी बशर्ते कि वो जिंदा हो, जिंदा पैदा हो जाए तो उसका राइट कॉन्टेजेंट राइट है, लेकिन राइट है तो सही। अच्छा, जब हम लोग पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ते हैं या इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं, पीपीसी, डेथ पनिशमेंट अगर किसी वेमेन पे इम्पोज करना है, शी इज इन द फैमिली वे, तो पोस्टपोन कर दिया जाता है ताकि बच्चा आ जाए, उसके बाद सजा हो। दिस इज बेसिकली व्हाट? राइट ऑफ दैट अनबॉर्न बेबी हैज बीन डिक्लेयर्ड, राइट। और जब हम हद पाकिस्तान की बात करेंगे पीपीसी में, हद की पनिशमेंट जो है वो जब हम इम्पोज करते हैं, अगर वो वेमेन हो, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 314 ऑफ पीपीसी क्या कहता है? जब किसास किसी वेमेन के ऊपर इम्पोज करना हो एंड शी इज इन द फैमिली वे, तो कोर्ट में पोस्टपोन्ड, और वो कब तक? मे एक्सटेंड टू 2 ईयर तक सजा नहीं दो, ताकि वो अनबॉर्न बेबी का राइट इफेक्ट ना हो, राइट। इसके अलावा अगर किसी वेमेन को ऐसे मारा गया या चोट लगी जिसकी वजह से वो जो बेबी, जो फैमिली, जो आई मीन टू से जो अनबॉर्न बेबी है इन द वॉर्म ऑफ ए मदर, उसको नुकसान हुआ, तो उसके खिलाफ भी केस, क्योंकि अनबॉर्न बेबी का अपना राइट है। इवन अगर किसी ने किसी फीमेल को मारा एंड शी इज इन द फैमिली वे, और पता चला कि पेट पे गोली लगी है और वालदा भी गई और जो अनबॉर्न बेबी है वो भी गया है, तो भी सजा। बात आप समझ रहे हैं सर? इसका मतलब है पर्सन, अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न बेबी के राइट्स हैं, गो के ऑब्लिगेशन नहीं। गेटिंग मी और नॉट? तो पर्सन से मुराद हर वो चीज जो राइट्स और ऑब्लिगेशन रखते हो। तो अनबॉर्न बेबी राइट रखता है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक बात है, ओके ओके। बॉर्न हो गया भाई साहब, अब आगे कौन सा स्टेज आएगा? बोलो भाई। माइनर बचा होगा ना अभी, यूथ बचा होगा। पर्सन है या पर्सन नहीं है? अगर पाकिस्तान पिनल कोड की हद तक बात करें, तो क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बिलो 10 ऑफेंस नहीं है। ठीक है, जरा याद करो जरा, डोली एंड कैपेसिटा था ना, कि इसकी तो कैपेसिटी ही नहीं है क्रिमिनल, इसका मतलब क्रिमिनल ऑब्लिगेशन नहीं है। क्या सेवल ऑब्लिगेशन है? सेवल ऑब्लिगेशन भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 18 साल से कम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर, तो सेवल भी नहीं है और क्रिमिनल भी नहीं है, तो राइट है क्या? बिल्कुल राइट
है। सही बात है। अब बातें हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, भाई पर्सन है या नहीं है? ड्यूटीज नहीं है, ड्यूटीज नहीं है, तो फिर क्या है भाई साहब? सिर्फ और सिर्फ मार नहीं सकते उसको, उसको मार नहीं सकते, ड्यूटीज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और क्रिमिनल ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं है, क्रिमिनल ऑब्लिगेशन नहीं, इसका मतलब है इनकम्प्लीट। ये कौन से हो गए साहब? ये इनकम्प्लीट पर्सन हो गए। ल्यूनेटिक मतलब कोई बंदा जो ऐसी वैसी हरकत कर रहा हो, है बंदा उसे पूछ ले। अच्छा, वंस अपॉन अ टाइम एक शख्स था, उसके घर रिश्ते वाले आ गए, सही, तो वही मुलाकात हुई, चाय शाय पी। अब वो जो साहब थे प्रपोज दूल्हा, राइट, उसके घर वालों ने पूछा कि भाई हाँ भाई लड़का तो आप लोगों ने देख लिया, तो अभी क्या ख्याल है? कहते हैं हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो इसको। तो अगर ऐसी भी बात आती है तो आप मान लो कि वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, राइट। सो टेक एन लाइटर नोट। बात क्लियर हो गई सर? पर्सन अनबॉर्न, ये क्या होगा? माइनर पर्सन। लुनाटिक के राइट्स हैं, ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर एक वक्त आता है सर कि बंदे का वीज़ा लगता है ना सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर होगा, मेजर, सही है, मेजर बोले तो कौन सा? मेजर, मेजॉरिटी एक्ट है जो डिटरमिन करता है कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा। 18 भी है और 21 भी है, यानी कि नॉर्मल चाइल्ड जो है वो 18 के बाद मेजर हो जाता है, और जो वार्ड होता है, मतलब जिसके लिए कोई कस्टोडियन अपॉइंट किए हैं, वो 21 के बाद मेजर होगा, सही है। अब जो भी मेजर है वो कंप्लीट क्या है? कंप्लीट पर्सन है। क्यों? क्योंकि उसके राइट्स भी हैं एंड उसकी ड्यूटीज भी हैं। सही बात है। अच्छा, फिर एक टाइम आता है सर कि उसका वीज़ा लगता है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये लफ्ज़ जो लिखा गया ये ठीक भी है या ठीक नहीं है। डीड पर्सन है ना? हाँ, तो ये डिफिनीशन में फॉल भी कर रहा है या नहीं कर रहा? तो डिड मैन बोल लो या डिड बॉडी बोल लो, लेकिन लिखा हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक्स में भी लिखा हुआ है डिड पर्सन। तो ये इस पर भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए कि पर्सन न, इसके साथ वर्ड पर्सन यूज क्यों हो रहा है? ये तो लिविंग ब्रीथिंग तो नहीं हुआ, बॉडी हो गई भाई, कॉर्पस किसी चीज़ की बॉडी हो गई। अच्छा, कीप वन थिंग इन योर माइंड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो राइट की हम बात करें ना कि उनके राइट्स होते हैं और ड्यूटीज होते हैं। ये राइट दो तरह का, एक राइट होता है डिपेंडेंट राइट और एक होता है इंडिपेंडेंट राइट। दोनों में फर्क कर लें, सही सर? कौन सा राइट सर? राइट को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्टेक्स्ट में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स लाइक कॉन्टिजेंट, वेस्टेड और नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसकी हद तक हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट राइट, इंडिपेंडेंट राइट। दूसरे को क्या बोलेंगे साहब? डिपेंडेंट, किसी और चीज पे डिपेंड करता है। अब जो पर्सन होगा ना सर, यानी कि कोई भी, ये वाला, इसके राइट क्या है? इंडिपेंडेंट राइट है, इंडिपेंडेंट राइट है। जो मरा हुआ शख्स है उसके इंडिपेंडेंट राइट है क्या? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट राइट है। पीपीसी भी कुछ ऐसी बात कर रहा है, उसके राइट्स बता रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी उसके कुछ राइट्स बता रहा है, सक्सेशन भी बता रहा है, बात करेंगे। जानवरों के जो राइट्स हैं, एनिमल के जो राइट्स हैं, वो भी डिपेंडेंट राइट्स हैं, इंडिपेंडेंट राइट नहीं है। उनके जो राइट्स हैं वो हमारी वजह से है, बिकॉज वी हर्ट्स कि भाई ये जुल्म हो रहा है जानवर के साथ, मेरा पालतू जानवर है, मेरे फीलिंग्स अटैच हैं। उसकी इंडिपेंडेंट राइट कोई नहीं है जानवर के। इस पे बात करेंगे। बात समझ में आ गई सर? अच्छा, तो किसकी बात हो गई साहब? डेड पर्सन। हाँ, तो डेड मैन क्या पर्सन है या पर्सन नहीं है? बोलो भाई।
सिर्फ और सिर्फ राइट्स की हद तक है। इसके ड्यूटीज नहीं है। हाँ, ड्यूटीज इसकी होंगी अगली दुनिया में, जो जो भी उसे करवाना हो है। अच्छा, सबसे पहला राइट इसका क्या है? राइट इसकी कफन करना और इसको हाँ, ग्रेसफुल तरीके से बुरियल करना, दफनाना अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस फेथ। जिसका जो रिलीजियस फेथ है उसके हिसाब से उसका दफन कर देना, सही है। अब मुस्लिम दफन कर लेते हैं, जो हिंदू कम्युनिटी है वो बर्न करते हैं, डिपेंड करेगा। लेकिन इसके सिर्फ राइट्स हैं। राइट नंबर 1 क्या? दफनाया जाए अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस फेथ। पीपीसी बोलता है कि डिफेमेशन नहीं की जा सकती डेड बॉडी की। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 297 पढ़िएगा, वो कहता है ग्रेवयार्ड में इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल की जा सकते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, सही है। तो जो मतलब बुरी बातें कहे या बदनाम करने की कोशिश करे, गलत बातें कहे, कि जो उसके इंजेस्टर को या उसके जो औलाद है या जो उनके ख़ानदान हैं उनको वो बुरा लगेगा, तो चीज़ें मना की गई और ये पनिशेबल है। इसका मतलब इसका राइट है, लेकिन ये डिपेंडेंट राइट है, इंडिपेंडेंट राइट नहीं है, सही है। क्योंकि वो किस लिए मना किया है? क्योंकि उनकी जो औलाद होगी ना वो हर्ट होगी, उनकी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका राइट है। इसका ये डिपेंडेंट राइट है। मुर्दे का एक राइट सर, अनबॉर्न बेबी आने वाले को वेलकम कहो तो इसकी कैटेगरी थोड़ी अप है। ये इंडिपेंडेंट राइट है, इसके डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर पा रहा है, उसको गिफ्ट दिया जा सकता है, सही है। एक और राइट डेड पर्सन का, कि उसने जो वसीयत की हुई है इसकी विशेष का ख्याल किया जाए। मरने के बाद जो वसीयत कर रहा है ना, वो उसी तरह उस प्रॉपर्टी को उसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। करते हैं ना, इस्लाम भी विल का कॉन्सेप्ट देता है। मरा हुआ शख्स, भाई विल में लिखा हुआ है 1/3 तक, बिल्कुल ठीक बात है। ला ना तो पठान को जानता है न किसी और को जानता है, वो कहता है लॉ ये है जो लिखा हुआ है, वो पार्लियामेंट को जानता है भाई। ला किसी रेस, नस्ल, खास, क्रीक, ट्राइब को नहीं जानता, वो कहता है लॉ बिकॉज रूल ऑफ लॉ, सही है। जो कस्टम हमारे हैं अगर वो स्टैट्यूटरी लॉ से कॉन्ट्राडिक्टरी है तो कोई हैसियत नहीं है। इस्लाम तो ये भी बोलता है कि लिखने की ज़रूरत, मतलब किसी को प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी तो बस ठीक है। लेकिन आज मसले क्यों निकल रहे हैं? प्रॉपर्टी तो किसी को पगड़ी में है, पश्तून ट्राइब, बलोच ट्राइब में या किसी और ट्राइब में किसी को ऑनर की सूरत में दे दी गई, ये तुम्हारी चादर में भाई ये ले लो, ये पगड़ में तुम्हारी ये प्रॉपर्टी हो गई। अब मसला निकल रहा है कि नहीं, लेकिन नाम तो भाई हमारा है, अब तो ये जगह कीमती हो गई है, वापस करो। म्यूटेशन तो नहीं हुई है, तो अल्लाह बोल रहा है कि नहीं ये म्यूटेशन कराओ ताकि कल जंजाल ना हो। सर क्लास हुआ कि नहीं? ओके सर। तो 3 किस्म के क्या हो गए इसके राइट्स हो गए। नंबर 1 क्या? डिसेंट बुरियल। दूसरा डिफेमेटरी स्टेटमेंट, सेक्शन 499 पीपीसी। सेक्शन 499 पीपीसी मना कर रहा है कि किसी बंदे को डिफेम नहीं कर सकते मरे हुए को, वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, वो भी डिपेंडेंट राइट है। देन विशेष का ख्याल करना, प्रॉपर्टी जो उसने अगर किसी को विल की हुई है तो उसको उसी तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक बात है? ओके, डेड पर्सन हो गया। कौन सा रह गया भाई साहब? कुछ और जानवरों की बात कर लेते हैं। एक और जानवर, कौन सा वाला? वैसे तो एक और जानदार जानवर की बात कर लेते हैं। वैसे जानवर तो आजकल फ़र्क नहीं रहा है ना सर, आजकल तो हम समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो ये जो एनिमल है ये पर्सन है या पर्सन नहीं है या नहीं है? थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाओ। शुरू में एंशिएंट टाइम पे ये पर्सन थे। कोई जानवर किसी को नुकसान पहुंचाता तो उसको सजाएं दी जाती थी, उनको सजाएं दी जाती थी। और कोई इस तरह के जो खाने वाले जानवर है ना, वो अगर कोई इस तरह का काम करते थे तो उसको ज़बह करके फेंक देते थे, उसका गोश्त भी नहीं खाते थे। पनिश्ड, ये पनिश्ड है भाई, इसको कन्विक्टेड, लिहाजा इसका गोश्त भी नहीं खाना। लेकिन मॉडर्न दौर कहता है
मॉडर्न दौर में मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस कहता है एनिमल पर्सन नहीं है, पर्सन नहीं है। वो जो राइट्स उनके हैं ना, राइट्स वो डिपेंडेंट राइट्स हैं, क्योंकि मेरा पालतू जानवर, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जानवरों के इंडिपेंडेंट कोई राइट नहीं है। यस, मॉडर्न लॉ उसको बोल रहा है ना, जुल्म न करो, खुराक, सारा बात अपनी जगह पे ठीक, उसको ओपन रखो, कैद में परिंदों को नहीं बंद करो, सारी जो बातें हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट राइट है, इंडिपेंडेंट राइट नहीं है। इसकी एक मिसाल अमेरिका में 2015 आई थिंक सो, 2015 से लेकर 2018 एग्जैक्ट डेट इनके दरमियान, राइट, मल्टीपल केसेस वर फाइल्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर एनिमल टू बी नोन एज मीकॉक। एक बंदर साहब जिसने कहानी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ा सा शार्ट कर लेते हैं समझने की हद तक। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जाता है कहीं जंगल में तस्वीरें खींचने, तो वो कहीं पे वो कैमरा वटेवर भूल जाता है या लगा लेता है, कहीं पे कैमरा लगा लेता है ताकि उसको फिर हम तस्वीरें वगैरह से लेंगे। तो जब चला गया तो मिकॉक, एक बंदर, उसका नाम सही है, वो देखता है और वो कोई बटन कोई सेल्फी निकालता है उसे। वो सेल्फीज वो बंदे ने देखा बाद में, हो ये तो कमाल के, ये तो वायरल होंगे, पैसा कमाएंगे इससे। उसने क्या पब्लिश कर दिए जर्नल में, भाई ये देखो फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह हुआ कि किसी बंदर ने तस्वीर सेल्फी ली होंगी, बड़ी मशहूर हो गई। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक एसोसिएशन है, उसको क्या बोलते हैं, पीपल फॉर द एथिकल राइट ऑफ एनिमल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इन्होंने सूट फाइल किया अमेरिकन कोर्ट में कि ये जो सेल्फी है ना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट किसका है, मिकॉक का है। तो लिहाजा ये जो जिस बंदे ने इसको शाया किया हुआ है ना, इससे वापस किया जाए और पैसे हमें दे दें। क्यों? क्योंकि मिकॉक की प्रोटेक्शन और ये ट्रीटमेंट तो हमारा यूनियन, ये जो एसोसिएशन है या जो ट्रस्ट है वो कर रहा है, तो लिहाजा सारा पैसा हमें दे दो। केस चलता रहा, आखिर पे कोर्ट ने ये फैसला किया कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, ये पर्सन को मिलेंगे, मिकॉक साहब पर्सन नहीं है। तो लिहाजा मिकॉक भी तो एक जानवर है ना, तो जानवर पर्सन नहीं है। तो फिर सलमान खान को क्यों पकड़ा हुआ है कि अगर ये जानवर ये पर्सन नहीं है? क्योंकि डिपेंडेंट राइट है, आप उसको मार नहीं सकते। हम लोग हर्ट होते हैं, और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो नायाब होते हैं, उसके लिए सरकार ट्रस्ट भी बनाना चाहे तो बना सकती है, ताकि वो पली पुली उसकी नस्ल ख़त्म ना हो। सही है? तो प्रिजर्वेशन की हद तक तो बात ठीक है, बट एनिमल्स पर्सन नहीं है। बात क्लियर हो गई साहब? अच्छा, जब पर्सन नहीं है तो सलमान खान को छोड़ दो, बेचारा शादी कर ले हैं, इस वजह से तो वो शादी नहीं कर रहा, कहते पत्नी क्या होगा। खैर, ये बात क्लियर हो गई सर। ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए नेचुरल पर्सन की हद तक हम बात कर रहे हैं। सही है? अब ज़रा बात कर लेते हैं, बोर तो नहीं हो गए साहब? ये जो लीगल पर्सन है इसकी बात कर लेते हैं साहब। लीगल पर्सन कौन होंगे? है तो नहीं लीगल पर्सन, लेकिन है भी, भाई लॉ बोल रहा है कि है तो फिर है। सही। तो भाई साहब, लीगल पर्सन विच इज बेस्ड ऑन व्हाट? लीगल फैक्शन। अच्छा, अभी जो लीगल पर्सन है ना सर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एक को बोलेंगे साहब कारपोरेशन एंड कंपनी। कारपोरेशन ऑब्लिक, आप इसको लिख दो मॉडर्न दौर में कंपनी। सही है सर? दूसरी कैटेगरी को बोलेंगे एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी। एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी। और थर्ड को बोलेंगे साहब इंस्टीट्यूशन। सही सर? यानी कि जो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन मतलब विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ पर्सन, इनफैक्ट पर्सन कोई नहीं है ये,
लॉ में पर्सन है, बिकॉज ये जो लीगल पर्सन है ना, इट इज मेयर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉ। लॉ आज बोल दे कि ये जो आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो क्या है चैट जीपीटी, कल वो कहते हैं ये भी पर्सन है, तो फिर पर्सन होगा। रोबोट पर्सन है, फॉर एग्जांपल लॉ बोलता है, मान लिया, तो फिर पर्सन होगा। इसीलिए एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लॉ है, लॉ जिसको रिकॉग्नाइज कर दे ये पर्सन है, वो पर्सन होगा। सही बात है। अच्छा, ये जो लीगल पर्सन है ना, इसके और नाम क्या हो सकते हैं वैसे जनरली? इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है, आर्टिफिशियली रिकॉग्नाइज हुआ है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये आर्टिफिशियल पर्सन। ये ज्यूरिस्टिक पर्सन भी है, बिकॉज ऑफ ए ज्यूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज ऑफ ए ज्यूरिस्टिक ओपिनियन, बिकॉज ऑफ ए ज्यूरिस्टिक कंट्रीब्यूशन। इसको हम ज्यूरिस्टिक पर्सन भी बोलते हैं। इसको हम फिक्शियस पर्सनैलिटी भी बोलते हैं। फिक्शियस पर्सन है नहीं, सही है। और लीगल पर्सन तो बोलते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो कारपोरेशन या कंपनी बोले तो क्या क्या? कारपोरेशन एंड कंपनी से क्या मुराद है, जरा बताया जाए। हाँ भाई, कारपोरेशन कहते हैं कुछ लोग जब मिलके किसी खास पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाएं, एक खास पर्पस अचीव करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कारपोरेशन बोलेंगे। मतलब कम्बिनेशन ऑफ ए डिफरेंट पीपल किस लिए कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं और किस लिए गैदर हुए हैं, टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, उसको हम क्या बोलते हैं? कारपोरेशन है। चाहे वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है, राइट, चाहे वो कोई कैबिनेट है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि टू एकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क, और वो कारपोरेशन को लॉ रिकॉग्नाइज करे कि ये पर्सन है। जैसे कंपनीज हो गई है, जैसे कारपोरेशन हो गई है, जैसे पार्लियामेंट हो गया है, जैसे कैबिनेट हो गया है। ये सारा का सारा क्या है? चाहे वो एक है और चाहे ग्रुप है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, क्राउन, ये सारे का सारा क्या है? ये कारपोरेशन है, ये पर्सन है, इनके राइट्स हैं। पाकिस्तान क्या है? ये एक स्टेट, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है इंटरनेशनल लॉ में। सही बात है। तो कारपोरेशन को दो हिस्सों में भाई तकसीम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। एक को बोलेंगे कारपोरेशन एग्रीगेट, दूसरे को बोलेंगे कारपोरेशन सोल। कारपोरेशन एग्रीगेट, दूसरे को क्या बोलेंगे साहब? कारपोरेशन सोल। नाम से क्लियर है, एग्रीगेट ज़्यादा लोगों का और सोल एक। जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहाँ फॉल करेगी साहब? म्यूनिसिपल कारपोरेशन कहाँ फॉल करेगी? एग्रीगेट में फॉल करेगी। कैबिनेट कहाँ फॉल करेगी? पार्लियामेंट कहाँ फॉल करेगी? फॉर एग्जांपल एग्रीगेट में ज़्यादा लोग हैं जो मिलके एक टास्क पूरा कर रहे हैं, जिसमें से एक मिनिस्टर अगर मर गया कैबिनेट में फॉर एग्जांपल, तो दूसरे को दूसरा रिप्लेस करेगा ना, लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। सेनेट, कारपोरेशन, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट, या जो इसी तरह के जो कुछ लोग ऑर्गेनाइज होके एक कोहेसिव बॉडी तश्कील देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये कारपोरेशन एग्रीगेट है। ठीक बात है। और कारपोरेशन सोल एक ही बंदा है, प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, किंग क्वीन नहीं है, क्राउन है, हेल्थ मिनिस्टर एक डिजिग्नेशन है, एक ऑफिस है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट, ये क्या है? ये पर्सन है। वो बंदा अलग है जो उस पर काम कर रहा है, वो जो ऑफिस है वो क्या है? कारपोरेशन सोल है। प्राइम मिनिस्टर क्या है? मर गया तो कोई और आएगा। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज है, प्रेसिडेंट का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि इसके राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे। बात कुछ क्लियर हो गई सर? तो कारपोरेशन एग्रीगेट, कारपोरेशन सोल, चाहे कंपनी वो सिंगल मेंबर कंपनी या कोई प्राइवेट पब्लिक कंपनी, वो भी आप इसमें इनडायरेक्टली ला सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? ओके। अब एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? वैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रॉपर्टी कहते कैसे हैं? प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एग्रीगेट ऑफ राइट्स। प्रॉपर्टी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हकूक़ का मजमुआ है।
यानी कि आपका एक राइट है, पैसे आई मीन टू से कोई चीज़ खरीद सकते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जब ज़्यादा राइट मेरे किसी एक चीज़ में हो तो उसको हम प्रॉपर्टी बोलेंगे। दिस इज़ फॉर एग्जांपल अ डस्टर, राइट। इस पे मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, फेंक सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मल्टीपल राइट आई हैव। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट माय प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लॉ में क्या है? एग्रीगेट ऑफ राइट्स है। ठीक बात है? ओके। अब जब हम बात करेंगे एग्रीगेट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ पर्सन होंगे। मसलन कौन कौन से? हम जब थोड़े से गरीब होते हैं या कोई बंदा हमारा बड़े पैमाने पे होता है तो हम कहते हैं दे दो ज़कात का कोई पैसा दे दो, फंड शंड जमा कर देते हैं, है ना। तो वो फंड क्या है? वो पर्सन है। मिसयूज़ किया तो वो पूछ सकता है, वो तो थोड़ी पूछेगा, उसके बिहाफ पे बाकी पर्सन पूछेंगे आपने मिसयूज़ किया। बजट है पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल, जो ख़जाना है हमारा, इसके राइट्स हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? ठीक है। फंड, ये जो बीफ है, गोश्त हमारा, बीफ स्कॉलरशिप, गोश्त नहीं, हाँ देखो मतलब ये सोच समझ के नाम रखते हैं, फिर कहता है खा लिया, नाम भी आपने बीफ रखा हुआ है तो फिर लोग खाएंगे नहीं क्या? बीफ है, फिर कोई और रख लो तो पता चले कोई नहीं खाए। बीफ स्कॉलरशिप है हमारा, लोग खा रहे होते हैं बस। सही है, मतलब समझ रहे हैं ना सर? सर क्लास हो रहा है। तो बीफ क्या है बेसिकली? ये पर्सन है। ये अगर आपने खा लिया ना आउट ऑफ द वे तो फिर ओब्लिगेशन आ जाएगी आपके ऊपर। जो लोग उसको डील कर रहे हैं ना, सही है, उनके ऊपर ओब्लिगेशन है कि सही कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, मामा चाचा को नहीं दो। तो राइट्स एंड ओब्लिगेशन अटैच है बीफ के साथ। क्यों? क्या है? फंड है। या कोई एस्टेट है, कोई प्रॉपर्टी है। एस्टेट समझते हो? एक खास प्रॉपर्टी जो ग्रेवयार्ड के लिए है, किसी और पर्पस के लिए डिज़ाइन हुई हुई है कि ये प्रॉपर्टी इस मकसद के लिए यूटिलाइज होगी। फंड हो गया, और कोई एस्टेट हो गया, कोई ज़मीन हो गई जो कि खास पर्पस के लिए है। सही है? मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? तो उसके राइट्स एंड ओब्लिगेशन डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ओब्लिगेशन लोगों के ऊपर है। राइट उसको मिसयूज़ ना किया जाए, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। सही बात है? अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ अ डीड मैन भी इसमें आ सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए डीड मैन या प्रॉपर्टी ऑफ ए बैंकरप्ट। तो प्रॉपर्टी छोड़ के गया कोई डीड पर्सन। डीड पर्सन का तो डिपेंडेंट राइट, वो जो प्रॉपर्टी वो छोड़ के गया है उसको क्या कोई मिसयूज़ कर सकता है? नहीं। तो वो भी क्या हो जाएगा? एक अदद पर्सन हो जाएगा। जो बैंकरप्ट है, दिवालिया है, उसके लिए सरकार क्या करती है? एक और बंदा अपॉइंट करती है, जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी, जो उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर होता है। तो वो प्रॉपर्टी, वो जो एस्टेट है उस बंदी की, उसकी भी राइट से सही तरीके से यूटिलाइज हो, जिसका हक बनता है उस तक वो आई मीन टू से पहुंचा दें। मेरी बात आप सर क्लास हो रहा है सर? ओके। आखिरी बात करते हैं इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? इदारे। इदारे का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन, है ना। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितनी भी आएंगी सारे के सारे, ये हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कॉलेज है, चाहे यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, ATC है, ये सारे के सारे क्या है? ये पर्सन है। सही है? गो के ये जितनी भी बातें हैं जो लीगल पर्सन है, ये खुद तो नहीं आ सकते, एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बिहाफ पे नेचुरल पर्सन नहीं आएगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा। कंपनी की जब हम बात करते हैं तो कंपनी भी तो एक कॉन्सेप्ट है। जब हम पढ़ रहे हैं, कंपनी क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। इसको डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नेचुरल पर्सन उसके बिजनेस रन कर रहे होते हैं। लेकिन लॉ बोलता है डायरेक्टर अलग है, उसकी लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी अलग है। तो प्राइम मिनिस्टर की लायबिलिटी अलग है, इमरान खान या क्या शहबाज शरीफ की लायबिलिटी अलग है। दो अलग अलग डबल पर्सनैलिटी, इसको क्या बोलते हैं? डबल पर्सनैलिटी। सही है? मेरी बात आप समझ रहे हैं सर? प्रेसिडेंट अलग है, LV साहब अलग है। तो जब हम कहेंगे प्रेसिडेंट LV, तो फिर उसका मतलब होगा वो प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में वो काम कर रहा है। सिर्फ LV साहब है तो वो अपनी जाति की कैपेसिटी में काम कर रहा है। फर्क होगा दोनों की लायबिलिटी में, क्योंकि एक वो ऑफिस होल्ड कर रहा है जिसके राइट एंड ऑब्लिगेशन है,
एक वो नेचुरल पर्सन है, उनके अपने राइट एंड ऑब्लिगेशन सेपरेट है। ओके सर, टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पर्सन हर वो चीज़ हो सकती है जिसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और डिफिनीशन अप्रोचेज अलग अलग हो सकती हैं सर। जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम डिफरेंट ज्यूरिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, कौन क्या क्या कहता है, पर्सन कौन होगा, अलग सबने अलग अलग डिफिनीशन दी हुई है। हमने कॉमन से डिफिनीशन ली ताकि थोड़ा सा हमारा सर खलास हो जाए कि पर्सन से मुराद वो चीज़ जिसके राइट्स और ऑब्लिगेशन हो लॉ में। नेचुरल पर्सन हो सकता है और लीगल पर्सन हो सकता है। नेचुरल पर्सन के लिए दो कंडीशन रख दी गई, वो ह्यूमन बीइंग हो और उसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया हो कि ये पर्सन है। ठीक हो गया? हाँ, वो नेचुरल पर्सन इन फैक्ट भी है और पर्सन इन लॉ भी है। फिर हमने देखा कि जो अनबॉर्न है उसकी क्या हैसियत है, पागल की क्या हैसियत है, ये जितनी भी बातें डीड पर्सन तक बातें हुई कि राइट्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जानवर भी देख लिए गए कि जानवर के राइट डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट राइट उनके नहीं हैं, उनके हमारी वजह से राइट्स हैं। सही बात है। देन जो लीगल पर्सन है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, कारपोरेशन आ गया, इंस्टीट्यूशन आ गया, स्टेट फंड आ गया। सही सर। अभी कंपनी पर्सन है ना, क्यों है? क्योंकि लॉ मानता है। पार्टनरशिप पर्सन है कि नहीं है? नहीं है, पार्टनरशिप पर्सन नहीं है। लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट 2017 का जो एक्ट है पाकिस्तान, वो पर्सन है क्योंकि लॉ ने माना हुआ है कि ये पर्सन है, इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अलग होंगे। लेकिन जो हमारा जो जनरल पार्टनरशिप है 1932 वाला, वो पर्सन नहीं है। एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, ये सारे के सारे क्या हैं? ये पर्सन। बैंक क्या है? पर्सन है। हम जब बात सू करेंगे तो बैंक को करेंगे थ्रू इट्स जनरल मैनेजर या जो भी उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक आएगा, अदालत में पेश होगा, हाँ भाई मुझे किसी ने बुलाया है, उसके बिहाफ पे कोई नेचुरल पर्सन ही आ रहा होगा। लेकिन बैंक की लायबिलिटी अलग होगी, वो मैनेजर की लायबिलिटी, क्योंकि वो अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। तो पर्सन का कंसेप्ट समहाउ थोड़ा बहुत जो है वो ब्लर हो गया होगा मजीद। हाँ, हाँ बैन कर सकते हैं क्योंकि आप गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उसको रिकवरी हो सकती है चीज़ों की। तो दिस इज बेसिकली, अच्छा, तो दिस इज बेसिकली व्हाट, मोटी मोटी बातें रिगार्डिंग पर्सन। अब तक के लिए इतना ही सर। मज़ीद मालूमात के लिए रीड द बुक द खुदाई पामान।